हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। स्टडी आई क्यू के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा जो टॉपिक है उत्तर प्रदेश के हमारे एमसीक्यूज़ जो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेंगे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेट नंबर 11। तो सेट नंबर 11 जो है वो चल रहा है अभी, और इस वीडियो को लेकर आ रहा हूँ मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दो, आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। इस लेक्चर की वीडियो और पीडीएफ वगैरह जितना भी कुछ होता है वो सारे के सारे हम टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर करते हैं डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से, और आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं कुछ भी आपको जानकारी लेनी है तो। और मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं। द वन इज़ द 10,000 MCQ कोर्स, दूसरा हमारा GS कोर्स आता है। 10,000 MCQ कोर्स के अंदर हमने चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज MCQ डिस्कस किए हैं यहाँ पे डिटेल में। टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज MCQ तो है ही हैं, प्लस यहाँ पे आपके जो है स्टेट PCS, UPSC और आपके डिफेंस एग्जाम्स के लिए और SSC रेलवे के लिए भी मैंने अलग से फोल्डर बनाया है, उसको भी आप पढ़ेंगे। और इस कोर्स के अंदर विपन 15 कूपन कोड यूज़ करेंगे तो डिस्काउंट मिलेगा। 14 मई तक ये लास्ट जो है डेट है, और कोर्स परचेज कर सकते हैं। GS कोर्स पूरा का पूरा जो है हमारा बिल्कुल थियरी कोर्स है, इसको आप अवेल कर सकते हैं और ये कोड लगा के। अब आप इन कोर्सेज को 2 जगह से परचेज कर सकते हैं, या तो स्टडी IQ की ऐप से परचेज कर सकते हैं। अगर कई बार ऐप नहीं चलती, या आपके फ़ोन में नहीं ओपन होती, तो आप वेबसाइट से खोल सकते हैं studiiq.com। जैसे आप इसको ओपन करेंगे आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा होम पेज, दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज, व्यू ऑल का बटन, इसको दबाना। जैसे ही आप दबाएंगे 10,000 MCQ कोर्स दिखेगा तीसरे नंबर के ऊपर, और GS कोर्स आपको चौथे नंबर पर नजर आ जाएगा। सो जो भी कोर्सेज अच्छे लगें परचेज करें, प्रेपरेशन को आगे बढ़ाएं। स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर द महापरिनिर्वाणा ऑफ लॉर्ड बुद्ध द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट। जब बुद्ध भगवान जी की डेथ हो गई थी, जिसे हम क्या कहते हैं महापरिनिर्वाण, तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई थी? तो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल आपको मेन याद रखनी है। तो ये जगह मैं बता देता हूँ। तो पहली हुई थी राजगीर में, वैशाली में दूसरी हुई थी, पाटलिपुत्र में तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र, और चौथी हुई थी आपकी कश्मीर के अंदर। ठीक है, ये याद रखिए। और जो किंग थे वो कौन कौन से थे? अजातशत्रु था जिसने पहली करवाई थी, अजातशत्रु। काल अशोक सेकंड था, अशोक सेकंड थर्ड था, और चौथा था कनिष्क। ठीक है, कनिष्क। और दूसरी बात करते हैं, यहाँ पे जो आपके चेयरपर्सन थे वो कौन थे? महाकश्यप पहली उसके चेयरपर्सन थे। दूसरे के थे सबा कमी, और तीसरी के थे मोगाली पुत्तिस, और चौथी के थे वासुमित्र चेयरपर्सन, और इसके डिप्यूटी चेयरपर्सन कौन थे? अश्वघोष। याद रखिए ये सारे पॉइंट्स, क्लियर। अब पहली बुद्धिस्ट काउंसिल के अंदर जो है 2 पुस्तकें लिखी गई थी, विनय पिटक और सुत्त पिटक। विनय पिटक लिखी थी किसने? उपाली ने, और सुत्त पिटक लिखी थी आनंद ने लिखी थी। और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के अंदर जो है आपकी तीसरी पुस्तक लिखी गई थी जो मोगालीपुत्तिस उपागुप्त ने लिखी थी, डेट वॉज अभिधाम पिटक, क्लियर, याद रखिए। और चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल के अंदर जो है हीनयान और महायान में डिवाइड हो गया था बुद्ध धर्म। तो अब यहाँ पे आंसर क्या बनेगा आपका? राजगीर इज द करेक्ट आंसर। आंसर इज ए ऑप्शन इज द राइट वन। ये गया क्या है? बोध गया, जहाँ पे बुद्ध भगवान को निर्वाण प्राप्ति हुई थी, इनलाइटनमेंट मिली थी 49th डे के ऊपर। और जब इन्होंने निर्वाण प्राप्ति करी थी तो इनके साक्षी कौन बनी थी? अर्थ। तो इसीलिए इन्होंने जो है भूमि स्पर्श किया था। उस भूमि स्पर्श मुद्रा भी पेपर में पूछा जाता है। भूमि स्पर्श मुद्रा जो है वो किसके साथ संबंधित है? तो आपका आंसर आ जाएगा, जब उनको निर्वाण प्राप्ति हुई थी तो इन्होंने धरती माँ को हाथ लगा के अपना जो बताया था कि तुम ही साक्षी हो इस चीज़ के लिए। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। तो ये है जी गौतम बुद्ध जी। और गौतम बुद्ध जी ने सबसे पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था, और सारनाथ में अपने 5 अनुयायियों को दिया था। और प्लस सारनाथ में दिया था पाली लैंग्वेज, जो है ये पाली लैंग्वेज में करते थे। और इस पहले उपदेश को हम कहते थे धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता था। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगला देखिए, हाउ डज ए लुब्रिकेंट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीन। 2 मूविंग पार्ट्स हैं मशीन के, उसमें लुब्रिकेंट अगर डाल दें तो क्या होगा? तो लुब्रिकेंट क्या करेगा? इसका घर्षण जो है कम करेगा, फ्रिक्शन को कम करेगा, क्योंकि इसके बीच में एक फिल्म बना लेगा, जिसके कारण एक दूसरे के साथ जो है आपका फ्रिक्शन होना बंद हो जाएगा और ये रबिंग नहीं होगी एक दूसरे के साथ। तो डैट मीन्स लुब्रिकेंट फॉर्म्स ए थिन फिल्म ऑन द सर्फेस बिटवीन द मूविंग पार्ट्स सो डैट दे डोंट रब अगेंस्ट ईच अदर डायरेक्टली। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, सी ऑप्शन।
नेशनल एंथम वॉज रिटन बाय, जो नेशनल एंथम है, राष्ट्रगान है, वो किसके द्वारा लिखा गया था? नेशनल एंथम की बात करते हैं तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये कब लिखा था? 11 दिसंबर 1911 के अंदर लिखा था। और अगले दिन ही दिल्ली दरबार सजाया गया था। दिल्ली दरबार जो है जिसमें आपके लॉर्ड जो है आपके क्वीन मैरी और क्वीन मैरी आई थी और इनके साथ इनके हस्बैंड आए थे। तो हस्बैंड के नाम क्या था? जॉर्ज फिफ्थ। जो किंग थे जॉर्ज फिफ्थ और उनकी वाइफ क्वीन मैरी, ये दोनों आए थे। तब इनके आगमन में ये गाया गया था और ये गाया गया था। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मास असेंबली हुई थी तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पे अनाउंस कर दिया था कि हम कलकत्ता को जो है बंगाल को डिवाइड ना करेंगे। अब बंगाल की पार्टीशन कैंसिल, अब हम कैपिटल जो है दिल्ली लेके जाएंगे। और पहली बार कांग्रेस के सेशन में कब गाया गया था? 28 दिसंबर 1911 को गाया गया था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सेशन था कहाँ पे? कलकत्ता के अंदर था। और नेशनल एंथम की बात करें तो पहली बात जो इसको कंपोज किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। बंगाली लैंग्वेज में कंपोज किया गया था। और इसका हिंदी वर्जन जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कब इसको अडॉप्ट किया गया था? 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था। ये याद रखना है। रविंद्रनाथ टैगोर जी की अगर हम बात करते हैं तो रविंद्रनाथ टैगोर जी वही पर्सन है जिन्होंने गीतांजलि पुस्तक लिखी थी, काबुलीवाला पुस्तक लिखी थी। और पहले नोबेल लॉरिएट जो हैं आपके कौन हैं? दैट इज़ रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी को बार्ड ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। ये वही पर्सन है जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के अगेंस्ट जो है अपना टाइटल वापस कर दिया था। दैट वाज जो टाइटल वापस कर दिया था, जो नाइटहुड का टाइटल वापस इन्होंने किया था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बंकिम चंद्र चटर्जी की बात करते हैं तो इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। आनंद मठ लिखी है, दुर्गेश नंदनी लिखी है, देवी चौधरानी पुस्तक लिखी है। शरद चंद्र चटर्जी की बात करते हैं तो इन्होंने देवदास की बात इन्होंने लिखी है, श्रीकांत इन्होंने लिखी है और प्लस परिणीता इन्होंने लिखी है। दिस इज़ इंपॉर्टेंट वन। और अरबिंदो घोष जी की अगर हम बात करते हैं, अरबिंदो घोष जी इन्होंने लिखी है लाइफ डिवाइन और एसे ऑन गीता। ये क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, सारे याद करके रखना। आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? बी ऑप्शन बनेगा। रविंद्रनाथ टैगोर इज़ द करेक्ट आंसर, रविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ पे देखिए जी, नेशनल एंथम जन गण मन अधिनायक जय है, ये किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी इंप्लीमेंट कौन से साल में देखने को आपको मिली थी? नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कौन से साल में इंप्लीमेंट हुई थी? दैट इज़ इन द 1952 के अंदर इंप्लीमेंट हुई थी, जिसके अंदर जो है हमने बैलेंस तरीके से, कॉम्प्लीमेंट्री तरीके से जो लैंड को यूज़ करना है और चेक करते रहना है कि हाँ हमें इस लैंड को यूज़ करने की उसका जो है कारण क्या है, क्यों हम यूज़ कर रहे हैं, कहाँ पे आपके जो है ट्री नहीं है वहाँ पे ट्री उगाने की बात करी जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा हम जहाँ पे ट्रीज़ नहीं हैं वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, एफॉरेस्टेशन करने के लिए ये टेक्निक जो है ये आपकी बनाई गई थी, ताकि जो है हम प्रॉपर तरीके से, जो सस्टेनेबल तरीके से जो टिम्बर है उसको हम यूज़ कर पाएँ और ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकें। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा वन ऑप्शन, 1952 इज़ द करेक्ट आंसर। फॉरेस्ट पॉलिसी की अगर हम बात करते हैं तो फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट एक आपका कौन सी लिस्ट में आता है? कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर कानून बनाती हैं। और फॉरेस्ट लिस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है हमारा कहाँ पे है? दैट इज़ इन द देहरादून के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और देहरादून के अंदर इंडियन मिलिट्री एकेडमी, सर्वे ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर भी हैं। फॉरेस्ट से मेरे दिमाग में याद आया कि हमारे इंडिया में परसेंटेज वाइज मिज़ोरम में सबसे ज़्यादा एरिया जो है ज़्यादा है और एरिया वाइज मध्य प्रदेश में ज़्यादा है। 24.56% आपका है, दैट इज़ द टोटल फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। आंसर इसमें वन ऑप्शन बनेगा। अब यहाँ पे बहुत सारी एक्ट और पॉलिसीज़ के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, एब्रीविएशन वगैरह के ऊपर। तो ये कौन से ईयर में कौन सी पॉलिसी आई थी ये याद रखना। नेशनल फॉरेस्ट एक्ट 27 में फॉरेस्ट पॉलिसी जो क्वेश्चन पेपर अभी आया था दैट इज़ इन द 1952। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 88, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 72 के अंदर, बायोडाइवर्सिटी एक्ट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, नेशनल इन्वायरमेंट पॉलिसी 2006, नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान 2008 और नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज 2008। क्लियर? सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट्स जो पेपर में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
प्रोविजंस relating to the UPSC Union Public Service Commission and स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आर कंटेन्ड इन। जितने भी प्रोविजंस दिए गए हैं यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के अंदर, ये कौन से चैप्टर में कौन से भाग में दिए गए हैं, तो ये पार्ट 14 के अंदर आते हैं, चैप्टर 2 के अंदर आते हैं, और आर्टिकल होता है 315 से 323 के बीच में। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। यहाँ पे 1 लिखा गया है, यहाँ पे 2 लिखा गया है, तो 2 में होते हैं, बाकी ए, अदरवाइज ए और बी ऑप्शन सही में सेम है, तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। अध्याय 2 में पार्ट 2 के अंदर लिखे गए, चैप्टर 2 में लिखे गए हैं पार्ट 14 के अंदर। अब ये पब्लिक सर्विस कमीशन के जो 315 से 323 आर्टिकल हैं वो क्या हैं? आर्टिकल 315 वाला जो आर्टिकल है बताता है कि हाँ, यूनियन और स्टेट के लिए एक पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए, और जो अपॉइंटमेंट होती है यूनियन में आपके प्रेसिडेंट करते हैं और स्टेट में आपके गवर्नर करते हैं, कार्यकाल 6 साल का देखने को मिलता है। इनको रिमूव और सस्पेंड कर सकते हैं, अगेन आपकी अथॉरिटीज़ करती हैं, पार्लियामेंट करती है, और प्रॉपर तरीके से पावर जो है आपकी रेगुलेशन की कंडीशंस मेंबर ऑफ स्टाफ पब्लिक सर्विस कमीशन की 18 में लिखी गई हैं। 19 वाला इंपॉर्टेंट है कि जिसमें आपका जो प्रोहिबिशन है कि आप कोई भी जो मेंबर ऑफ कमीशन है कोई भी अदर ऑफिस जो आप होल्ड नहीं कर सकते, और फंक्शंस लिखे गए हैं 320 में। 321 में पब्लिक सर्विस कमीशन की पावर एक्सटेंड करने की बात करी गई है, वो भी पावर जो है पार्लियामेंट एक्सटेंड करेगी अगर आपको पावर आगे एक्सटेंड करनी है। और 322 में एक्सपेंस लिखे गए हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन का खर्चा कहाँ पे है, और रिपोर्ट्स पब्लिक सर्विस कमीशन की 323 में लिखी गई हैं। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपका पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए आता है। क्लियर, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए जी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज लिव्स फॉर द मोस्ट नंबर ऑफ ईयर्स ऑन द अर्थ, मतलब धरती के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर सबसे अधिक वर्षों तक पेड़ रहने वाला जो है, इनमें से कौन सा पेड़ देखने को मिलता है? सबसे ज़्यादा जो है आपका पेड़ है जो आपका है, डेट इज़ द सिक्वेशिया। आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। सिक्वेशिया इज़ द राइट वन। क्लियर, ये सबसे लार्जेस्ट सिंगल ट्री में सबसे जो ट्री है वॉल्यूम में सबसे ज़्यादा है सिक्वेशिया। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। अगर हम ट्री की एज फाइंड आउट करने की बात करें तो कैसे फाइंड आउट करते हैं? ट्री के अंदर जो है रिंग्स बनती हैं, ये एक रिंग 1 साल में बनती है, इसको हम एनुअल ग्रोथ रिंग्स कहते हैं कि, और इस चीज़ की स्टडी को हम क्या कहते हैं? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। क्या कहा जाता है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी इसको हम कहते हैं। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। ये होता है जी आपका सिक्वेशिया। अगला देखिए, ए पिलर कंटेंट इंस्क्रिप्शन फ्रॉम द 3 डिफरेंट पीरियड्स कौन कौन से? मौर्य एम्पायर, गुप्ता पीरियड और मुगल एम्पायर। तो ये 3 वंश का इसके ऊपर वर्णन किया गया है। तो ये कौन है? ये कौन सा पिलर है? डेट इज़ द इलाहाबाद पिलर। इलाहाबाद पिलर के ऊपर जो है पहली बात तो अशोक स्तंभ है, अशोक द्वारा बनाया गया है ये, ठीक है। उसके बाद जो इलाहाबाद पिलर है, ये इसके ऊपर इंस्क्रिप्शन है, डेट इज़ प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन है, जो हमें बात करती है किसके बारे में? समुद्रगुप्त के बारे में, जिन्हें हम क्या कहते हैं? कविराज भी कहा जाता है। नेपोलियन ऑफ इंडिया भी इसको कहते हैं। किसने बोला था नेपोलियन ऑफ इंडिया? वी.ए. स्मिथ ने बोला था। तो ये गुप्ता वंश के साथ बिलोंग कर गए। फिर मुगल वाला राजा रह गया, तो मुगल वाला जो राजा है ये संबंधित है जहांगीर वही पर्सन है जो आपका पेंटर किंग है ये। क्लियर, याद रखिए। और पियक्कड़ शराबी है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। क्लियर, सी ऑप्शन। अब यहाँ पे देखिए जी, आंसर इसमें सी बन गया। यहाँ पे देखिए, इट्स लौरिया नंदनगढ़ जो है, आपको एक चीज़ बताऊंगा मैं, सांची के अंदर बात करते हैं, सारनाथ के अंदर बात करते हैं, और लौरिया नंदनगढ़ जो है ये बिहार के अंदर है, ठीक है। ये 3 एक ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आपके अशोक के पिलर हैं, और ये मोनोलिथिक पिलर हैं। मोनोलिथिक का मतलब एक ही रॉक के बनाए हुए पिलर हैं। क्लियर, एक ही रॉक से बने हुए पिलर हैं, मोनोलिथिक पिलर हैं ये 3 जगह के ऊपर, और इनके पिलर के ऊपर जो है इस तरीके से जो है शेर की मूर्त देखने को आपको मिलती है। सो दिस इज़ द लौरिया नंदनगढ़। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर, याद रखना है। ये तीनों कहाँ पे देखने को मिलते हैं? सांची, सारनाथ और बिहार के अंदर देखने को मिलते हैं। तोपरा की बात करते हैं, ये 2 पिलर थे आपके, तोपरा और मेरठ का पिलर। क्लियर, तोपरा दिल्ली और मेरठ, ये 2 मेरठ जो है ये पिलर जो है उठा के, ये दोनों अशोक के पिलर थे, इनको उठा के कौन लेके आया था? फिरोज शाह तुगलक लेके आया था उठा के। क्लियर, और इसने जो है आपकी फतेहपुर सिकरी के जो आपका फिरोज शाह कोटला है उसके एंट्री गेट के ऊपर ये लगे हुए हैं। उसके बाद कहते हैं रुमनदेही पिलर भी अशोक ने बनवाया था। ये वहाँ पे है लुम्बिनी के अंदर। ये लुम्बिनी वो जगह है जहाँ पे गौतम बुद्ध जी की जो है बर्थ हुआ है, तो वहीं पे आपका उनकी बर्थ को जगह डिनोट करने के लिए रुमनदेही पिलर बनाया गया है। और बुद्ध भगवान को हम और क्या कहते हैं? लाइट ऑफ एशिया भी इनको कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया। आंसर इज सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन।
अगला देखिए जी क्वेश्चन क्या कहता है। आर्टिकल 21 के लिए जो है स्टेटमेंट आपकी कौन सी करेक्ट है ये बोलता है। आर्टिकल 21 आपको पता होगा कि क्या है, राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ यानी कि जीने का अधिकार, ठीक है। दिस राइट इज ऑल्सो अवेलेबल टू द सिटीजन एंड द फॉरनर्स, ये आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन सही है, मतलब ए ऑप्शन सही है तो पहला तो आएगा ही आएगा, ये आ गया ये आ गया, इट मीन्स ए यहाँ पे भी आ गया, तो इसका मतलब बी तो गलत हो गया। इट इंक्लूड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम द वॉलंटरी एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव एक्शन, बिल्कुल कानूनी चीज़ों से, और अगर आप वॉलंटरी कुछ भी काम कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उससे हमें बचाता है, प्रोटेक्ट करके रखता है, क्योंकि राइट टू लाइफ है, बिल्कुल आप कर सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन भी सही है, तो दूसरा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे तो ये फोर्थ ऑप्शन कट गया, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन भी सही हो गया। इट इंक्लूड्स द राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, बिल्कुल आप डिग्निटी के साथ अपनी लाइफ जिए, तीसरा भी ऑप्शन भी सही हो गया। इट कैन बी टेकन एज पर द प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, बिल्कुल जैसे हमारा प्रोसीजर इस्टेब्लिश है उसके अकॉर्डिंग हम इसकी चीज़ के ऊपर हम राइट टू लाइफ जीते हैं। जैसे आप जो है अपनी पर्सनल लिबर्टी यूज़ कर सकते हैं एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, दैट मीन्स यानी कि कोई भी पर्सन जो है किसी भी पर्सन से जो आपका कोई भी पर्सन जो है वो अपनी लाइफ से डिप्राइव, पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव नहीं हो सकता, जैसे है वैसी रहेगी, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। क्लियर, ध्यान रखना कि हाँ ये बिल्कुल जैसे इस्टेब्लिश किया गया है प्रोसीजर उसके अकॉर्डिंग ही आप काम कर सकते हैं, और ये प्रोटेक्ट करता है हमें आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव एक्शन से। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। तुलबल प्रोजेक्ट जो है ये कौन सी रिवर के ऊपर देखने को मिलता है? तुलबल प्रोजेक्ट देखने को मिलता है झेलम रिवर के ऊपर, आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, 1960 के अंदर इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी बिटवीन द इंडिया एंड द पाकिस्तान, जिसमें इंटरमीडिएटर था वर्ल्ड बैंक। क्लियर, उसके अकॉर्डिंग चिनाब, इंडस और झेलम का पानी, ये तीनों नदियों का पानी पाकिस्तान के पास, रावी, ब्यास और सतलज ये हमारा इंडिया के पास रह गया था, ये आपको क्लियर होना चाहिए। क्लियर, बाकी और बात याद करते हैं। झेलम के ऊपर बात करें तो झेलम जो स्टार्ट होती है वो वेरीनाग पास से स्टार्ट होती है, वेरीनाग पास से स्टार्ट होती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर, और झेलम रिवर के ऊपर आपका मंगला डैम भी देखने को मिलता है, और झेलम रिवर जो है ये वही रिवर है जहाँ पे अलेक्जेंडर और पोरस की भी लड़ाई हुई थी। सतलज रिवर की बात करते हैं तो इसके ऊपर बाखड़ा नंगल डैम है, बाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिवर रावी के ऊपर रंजीत सागर डैम, जिसे आप और क्या कहते हैं, दैट इज थीन डैम भी इसको कहा जाता है, और ये रोहतांग पास से स्टार्ट होती है। ब्यास भी रोहतांग पास से स्टार्ट होती है। ब्यास रिवर के ऊपर ब्यास प्रोजेक्ट है, ब्यास प्रोजेक्ट है। और एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, पोंग डैम भी देखने को आपको मिलता है, पोंग डैम। क्लियर, ये याद रखिए। क्लियर, और जो है आपका जो जैसे फॉर एग्जांपल जहाँ पे दो नदियाँ मिलती हैं वहाँ उसको हम क्या कहते हैं, दोआब रीजन कहते हैं, जहाँ पे दो नदियाँ मिलती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ बारी दोआब, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बारी दोआब? दैट इज़ ब्यास और रावी जहाँ पे मिलते हैं उनको बारी दोआब कहते हैं। रचने दोआब, रचने दोआब का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे रावी और चिनाब मिलते हैं, वहाँ पे दोआब जो होगा रचने दोआब हो गया। तो इसका आंसर बी ऑप्शन बनेगा, झेलम इज़ द करेक्ट आंसर। द एक्सपेंडिचर मेड ऑन द एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड हेल्थ इज़ कॉल्ड। देखिए जब आप अपने ऊपर पैसा खर्च करते हैं, और करना भी चाहिए, खास करके एजुकेशन के ऊपर, ट्रेनिंग बिल्कुल, जो अगर आप कोई जॉब करने जा रहे हैं उसके लिए ट्रेनिंग आपको ज़रूरत है तो आप करें, बिल्कुल करें। हेल्थ के ऊपर तो करना ही चाहिए। क्लियर, और इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड आपका ह्यूमन कैपिटल वर्ड यूज़ किया जाता है। आंसर इसमें मानव पूंजी इसमें वर्ड यूज़ किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन कैपिटल के अंदर हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, फिजिकल हेल्थ, स्किल्स, मोटिवेशन, हैप्पीनेस, एजुकेशन, मेंटल हेल्थ, ह्यूमन पोटेंशियल ग्रोथ, तो इसको सबको मिला के हम क्या कहते हैं, ह्यूमन कैपिटल वर्ड यूज़ किया जाता है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। कैपिटल फॉर्मेशन की अगर हम बात करते हैं तो कैपिटल फॉर्मेशन वो होता है अगर सपोज करो आपके पास पैसा है, आप उसको जोड़ रहे हैं और अलग तरीके से आप अपना और भी पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। जैसे कि मनी मार्केट के अंदर, मनी मार्केट मतलब क्या होता है, जिसमें आरबी क्या करती है, वो कैपिटल फॉर्मेशन भी करती है, लोगों को ब्याज के ऊपर पैसे देती है, ब्याज भी लेती है। तो इससे क्या होता है, पैसे का आई चलाई भी चलती है और प्लस वो ग्रोथ करने में भी सक्षम हो रही है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, ह्यूमन कैपिटल उसको कहते हैं। वेयर डिड द INA, इंडियन नेशनल आर्मी, अनफर्ल द इंडियन फ्लैग आफ्टर डिफीटिंग द ब्रिटिश ऑन 14 अप्रैल 1944? 1944 में इंडियन नेशनल आर्मी ने कहाँ पे जो है तिरंगा लहराया था? ये ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम की बात चल रही है। वर्ल्ड वॉर सेकंड में ये जो तिरंगा लहराया गया था दैट इज़ इन द मोइरांग के अंदर जो है लहराया गया था, मोइरांग के अंदर। क्लियर, मोइरांग के अंदर, और ये मणिपुर के अंदर था। और एक यहाँ पे एक पर्सन था मणिपुरी जिनका नाम था श्री
मायरम्बम, कोयरांग सिंह, कोयरैंग सिंह, ये इन्होंने मदद करी थी, किसकी, आईएनए की मदद करी थी, और जिसके कारण जो है यहाँ पे जो है मोइरांग के अंदर जो है इन्होंने तिरंगा लहराया था। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर। इससे पहले सुभाष चंद्र बोस जी ने, एससी बोस जी ने जो है पहली बार तिरंगा कहाँ पे लहराया था, 1943 के अंदर पोर्ट ब्लेयर के अंदर। पोर्ट ब्लेयर के अंदर जो है आपका तिरंगा लहराया था। डैट इज़ द जगह भी पूछ ली जाए तो जिम खाना क्लब था पोर्ट ब्लेयर के अंदर, वहाँ पे तिरंगा लहराया था। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। अब क्वेश्चन के और थोड़ा सा तरीका ढूंढते हैं। यहाँ मैंने आपको बोला मणिपुर में एक लेक है जिसे हम क्या कहते हैं, लोकतक लेक। यहाँ पे आपका फ्लोटिंग नेशनल पार्क है जिसे हम क्या कहते हैं, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क देखने को मिलता है। लोकतक लेक हो गया। एक आपको मैं बता दूं लोनार लेक, इसको कंफ्यूज नहीं करना लोकतक और लोनार को। लोनार लेक जो है ये महाराष्ट्र में है। ये कौन सी लेक है, क्रेटर लेक, जिसे आप और क्या कहते हैं, मिटोरेटिक लेक, उल्कापिंड से बनाई हुई लेक है ये, क्लियर, याद रखिए। आंसर इज बी ऑप्शन। और जो पहला इन्होंने राज्य आज़ाद करवाया था अंडमान निकोबार के अंदर, वो कौन सा था, डैट इज़ अंडमान, और उसका नाम रखा गया था शहीद, और निकोबार आज़ाद करवाया था उसका नाम रखा गया था स्वराज, ये ध्यान रखिए, क्लियर। और जो आपकी इंडियन नेशनल आर्मी की जो कमान संभाली थी 1943 में सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस जी ने, किसके थ्रू, जो रास बिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह ने सारी कारोबार इनको संभाल दिया था। और इन्होंने 4 फोर्सेस बनाई थी, सुभाष चंद्र बोस, क्लियर, गांधी, नेहरू और झांसी, ठीक है। झांसी जी वो विमेन एक्सक्लूसिव फोर्स थी, और इसको जो लीड करी थी वो लक्ष्मी थी। और जो है इंडियन स्ट्रगल जो है इनकी ऑटोबायोग्राफी है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय हिंद, और ये सारे नारे जो हैं इन्होंने दिए हुए हैं। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, मोइरांग इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपका तिरंगा लहराया गया था पहली बार। अगला क्वेश्चन देखिए जी, नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स, जो रीढ़ की हड्डियां हैं उनमें जो कितनी हैं वो है 31 पेयर। आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा। स्पाइनल नर्व्स का मतलब क्या होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड से स्टार्ट होती हैं, क्लियर। और एक होती हैं ब्रेन से स्टार्ट, और ब्रेन से जो स्टार्ट होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, क्रीनियल नर्व्स, हम उसको कहा जाता है, क्रीनियल नर्व्स उसको कहते हैं। और क्रीनियल नर्व्स में कितनी होती हैं, क्रीनियल नर्व्स होती हैं आपकी 12 पेयर, 12 पेयर स्टार्ट होते हैं, ठीक है, ये याद रखना। क्रीनियल नर्व ब्रेन से स्टार्ट होती हैं 12 पेयर, और स्पाइनल नर्व 31 पेयर। आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन इज द राइट वन। यहाँ से आपकी जो है पूरी की पूरी जो है 31 पेयर देखने को मिलते हैं। सर्वाइकल हो जाती हैं, थोरेसिक हो गई, लंबर हो गई, और सेक्रल हो गई। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वन। अगला देखिए, द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज। देखिए पहला इंडियन गवर्नर जनरल बताना है जो आज़ाद भारत का था, वो कौन था, तो वो थे आपके सी राजगोपालाचार्य। इनको बनाया गया था जैसे ही आपका पूरा संविधान लागू हो गया 1950 में, इनकी सीट भी खत्म हो गई, और उसके बाद कोई भी गवर्नर जनरल नहीं बना। यहाँ पे वर्ड यूज़ क्या किया इन्होंने, इंडियन गवर्नर जनरल, ठीक है, पहला इंडियन गवर्नर जनरल। और अदरवाइज पहला गवर्नर जनरल कौन था, वो था डेट इज़ लॉर्ड माउंटबेटन, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन को संभाल दिया गया था। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। सी राजगोपालाचार्य की अगर मैं बात करता हूँ, सी राजगोपालाचार्य, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी और सीवी रमन, ये 3 व्यक्ति ऐसे थे जिनको पहली बार भारत रत्न मिला था, डेट इज़ इन द 1954 के अंदर, जो हमारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, भारत रत्न, ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की बात करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं ये वो पर्सन है, जब हमारा देश इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी तो फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, और जब देश आज़ाद हो गया था तो इनको जो है फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया गया था, और लगातार 2 बार प्रेसिडेंट बने ये पर्सन है। इनको गांधी ऑफ बिहार भी कहते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के परमानेंट प्रेसिडेंट थे, जो 11 दिसंबर 1946 को बैठे थे। इससे पहले 9 दिसंबर को जो है डेट इज़ सच्चिदानंद सिन्हा जी बैठे थे, क्योंकि ये सबसे सीनियर थे वहाँ पे। तो उसके बाद 11 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बिठाया गया था। भीमराव अंबेडकर जी की बात करते हैं तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। 1927 में इन्होंने जो है एक सत्याग्रह किया था, और जो है महाड़ कम्युनिटी के लिए महाड़ सत्याग्रह कहते हैं। और ये जो 20 मार्च 1927 को, जो आपका जिस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं एम्पावरमेंट डे, सोशल एम्पावरमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं, तो इस दिन इन्होंने कुएं से पानी जो है महाड़ कम्युनिटी को पीने जो है किया था,
मतलब सत्याग्रह किया था, इसके बाद ये पीने लग गए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ जो है एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, गांधी अंबेडकर पैक्ट, जिसे आप पूना पैक्ट के नाम से भी हम जानते हैं। 1932 का पैक्ट था और इसमें अंबेडकर जी तो थे ही थे और गांधी जी ने साइन नहीं किया था, लेकिन बोलचाल इनके साथ ही थी। अंबेडकर और मदन मोहन मालवीय के दोनों के साइन हैं, मदन मोहन मालवीय और अंबेडकर जी के साइन हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की बात करते हैं तो ये पहले देश के वाइस प्रेसिडेंट थे और उसके बाद दूसरे जो हैं हमारे देश के प्रेसिडेंट थे। लगातार 2 बार वाइस प्रेसिडेंट ही आपके राधाकृष्णन जी पहली बार बने थे। 5 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल टीचर्स डे और इनकी बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर सेलिब्रेट किया जाता है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। सी राजगोपालाचार्य, द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अगला देखते हैं क्वेश्चन, देखिए जी क्या कहते हैं। द केमिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लांट ग्रोथ, जो प्लांट ग्रोथ को जो रिस्पॉन्सिबल है वो आपका केमिकल कौन सा है, तो वो होता है इंडोल एसिटिक एसिड। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। इंडोल एसिटिक एसिड जो है ये ऑक्सीजन की एग्जाम्पल है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या करता है, प्लांट ग्रोथ को कंट्रोल करता है। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। सिट्रिक एसिड की बात करें, जितने भी खट्टी चीज़ें हैं, लेमन, ऑरेंजेस वगैरह, उसमें आपका सिट्रस फ्रूट होता है और सिट्रिक एसिड देखने को मिलता है। और क्लोरोफिल की बात करें, जहाँ पे प्लांट का कलर ग्रीन कलर होगा वहाँ पे आपका क्लोरोफिल देखने को मिलेगा और वहाँ पे आपका जो है स्टोमेटा वगैरह होंगे और प्रॉपर तरीके से फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी देखने को मिलेगी। फिनाइल एसिटिक एसिड की बात करते हैं तो ये जो फिनाइल एसिटिक एसिड की बात करें तो ये भी आपका एक एक्टिव ऑक्सीजन है और एक्टिव ऑक्सीजन है जो आपका फ्रूट्स के अंदर पाया जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा। प्लांट ग्रोथ के लिए सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। अगला देखते हैं, जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो नॉन मेटल होती हैं, अधातुएं होती हैं, गैर धातुएं होती हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का काम सिर्फ मेटल्स का है, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं। क्लियर। पर बात यहाँ पे यह है कि कौन सी ऐसी नॉन मेटल है जो कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी, वो कौन सी है, डेट इज ग्रेफाइट। रीज़न क्या है ग्रेफाइट का, रीज़न इज ग्रेफाइट का क्या है कि इसके अंदर जो वीक वैंडरवाल फोर्सेज होती हैं, वैंडरवाल फोर्सेज, क्लियर, वैंडरवाल फोर्सेज होती है, वीक होती हैं, जिसके कारण जो है आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती चली जाती है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, ये ध्यान रखना है, इसके कारण इनमें इलेक्ट्रिसिटी आती है। ग्रेफाइट की बात करें तो एज ए लुब्रिकेंट भी हम इसको यूज़ करते हैं और ग्रेफाइट की बात करें तो हम इसको एज ए मॉडरेटर, मंधक की तरह भी यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, जिसमें न्यूट्रॉन्स की स्पीड को कम किया जाता है। डायमंड की बात करते हैं तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन देखने को आपको मिलता है और डायमंड जो है आपका सबसे नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस है। डायमंड की बात करें तो इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी देखने को मिलती है, रिफ्रैक्शन देखने को मिलती है, जिसके कारण ये शाइन करता है। याद रखिए। सल्फर की बात करते हैं तो सल्फर आपका यूज़ किया जाता है, अगर आपको याद होगा, वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़ में। वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़ का मतलब क्या होता है आपका, जिसमें हम रबड़ को स्ट्रॉन्ग बना लिया जाता है कि इसको, क्योंकि रबड़, नेचुरल रबड़ जो होती है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती, रबड़ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम इसमें सल्फर डालते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वल्कनीकरण और वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़ इसको कहा जाता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर। रबड़ की बात करें तो इंडिया में रबड़ देखने को मिलती है आपको केरल में सबसे ज़्यादा। केरल आपकी स्पाइस सिटी है और स्पाइस सिटी है, नेचुरल रबड़ यहाँ पे देखने को मिलती है। मोनाजाइट सैंड ऑफ केरल, जहाँ पे आपका थोरियम देखने को मिलता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर। रबड़ वर्ल्ड वाइड थाईलैंड में देखने को मिलती है। फ्लोरीन की अगर हम बात करते हैं तो फ्लोरीन जो होता है एक एज ए एंटीऑक्सीडेंट वगैरह यूज़ कर लेते हैं, एंटीऑक्सीडेंट भी हम यूज़ कर लेते हैं और ये एंटी एजिंग है, एंटी एजिंग, एंटी डैमेजिंग एजेंट है जो कॉस्मेटिक के अंदर यूज़ कर लिया जाता है और एंटी वायरल एजेंट की तरह भी हम यूज़ करते हैं आपकी मेडिकल इंडस्ट्री में। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, इलेक्ट्रिसिटी ग्रेफाइट। इंडियाज़ लुक ईस्ट पॉलिसी वॉज लॉन्च्ड बाय। लुक ईस्ट पॉलिसी का मतलब है क्या, लुक ईस्ट पॉलिसी का मतलब ये है, पहली बात तो ये 98 से 2004 के अंदर बात करी गई थी। पीवी नरसिम्हा राव जी के बारे में पहली बार पीवी नरसिम्हा राव जी के टाइम पे, डेट इज़ द 1991-96 के अंदर, फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे यहाँ पे, डेट इज़ 98-2004 में। और इसका क्या था कि जितने भी आपके ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं आपकी, उसमें आपने जो कोल्ड वॉर पॉलिसीज़ को ख़त्म करके हम किसके ऊपर जो है डील करेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर, कमर्शियल टाइज के ऊपर और स्ट्रैटेजिक और सिक्योरिटी कॉपरेशन बनाएंगे। हिस्टोरिकल कल्चरल और आइडियोलॉजिकल लिंक्स हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे और हम एक्सपेंड करेंगे मार्केट फॉर द ट्रेड पर्पस, इन्वेस्टमेंट करेंगे और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यहाँ पे हम करेंगे और मिलिट्री कॉपरेशन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो पहली बार लुक ईस्ट पॉलिसी की बात करी थी पीवी नरसिम्हा राव जी ने और दूसरी बार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। नरसिम्हा राव जी की सरकार के अंदर जो है आपके फाइनेंस मिनिस्टर थे, डेट इज़ फाइनेंस मिनिस्टर थे कौन, मनमोहन सिंह जी। 1991 में जब आपके एलपीजी रिफॉर्म आए थे तब
ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो उस टाइम पे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे और पीवी नरसिम्हा राव जी को बोला जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया हम वर्ड यूज़ करते हैं, तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। नरसिम्हा राव इज द करेक्ट आंसर, नरसिम्हा राव। प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ, प्लांट जो है एब्जॉर्ब करता है नाइट्रोजन किस फॉर्म में? देखिए नाइट्रोजन की बात करते हैं तो ये क्या करता है, नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है। नाइट्रेट से जो है नाइट्रोजन जो है आपका कन्वर्ट होता है नाइट्राइट में, नाइट्राइट से आपका नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है, नाइट्रेट से दोबारा से आपका नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। अब क्या होता है, जो नाइट्राइट होता है ये क्या होता है, NO3 नेगेटिव होता है, NO3 नेगेटिव। अमोनिया से नाइट्राइट कन्वर्ट करता है, यहाँ पे आपके बैक्टीरिया होते हैं नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस, क्लियर। और नाइट्राइट से नाइट्रेट कन्वर्ट करने के जो बैक्टीरिया होता है यहाँ पे होता है नाइट्रोबैक्टर होता है, क्लियर। और दोबारा से नाइट्रेट से नाइट्रोजन कन्वर्ट करने वाला जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्यूडोमोनास। क्या कहते हैं हम, सीडोमोनास हम कहते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि प्लांट जो नाइट्रोजन अब्जॉर्ब करता है वो आपका मेनली नाइट्रेट और नाइट्राइट में करता है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, बी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। आंसर इज बी ऑप्शन। प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना होता है। नाइट्रोजन इज द इसेंशियल पार्ट, क्लियर। यूरिया की बात करते हैं तो NH2CO, NH2 इसका फॉर्मूला है जिसके अंदर जो है आपकी 46% आपकी नाइट्रोजन देखने को मिलती है। यूरिया जो है पहला आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो लैब के अंदर तैयार किया गया था। हमारी बॉडी में यूरिया जो बनता है वो लीवर में बनाया जाता है, एक प्रोसेस होता है आपका ऑर्निथिन साइकिल, उसके थ्रू बनाया जाता है, क्लियर, याद रखिए। और हमारे यूरिन के अंदर जो यूरिया निकलता है वो कितना निकलता है बता देता हूँ मैं। पूरा यूरिन की कॉम्पोजिशन 95% वाटर होता है, 2.7% आपका यूरिया होता है, 0.3% आपका यूरिक एसिड होता है और 2% आपके क्या होते हैं, सॉल्ट देखने को मिलते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है जो हमने बात कर ली है, ये नाइट्रोजन पूरा नाइट्रोजन फिक्सेशन का पार्ट होता है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हु इज और द अल्टीमेट सॉवरन, सबसे ज़्यादा सॉवरन कौन सा है? सबसे ज़्यादा सॉवरन है कौन? भारत के नागरिक, क्योंकि प्रेम्बल में भी हम लिखते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया। सब कुछ वैसे सारी टर्म्स यूज़ करी जाती हैं कि प्रेम्बल हमने जो है अल्टीमेट अथॉरिटी क्या है, पीपल ऑफ इंडिया। लोग इलेक्ट करते हैं, चाहे लोकसभा के अंदर हो, चाहे प्रेसिडेंट की बात हो, प्रेसिडेंट भी नॉन इनडायरेक्टली मेथड से हम इलेक्ट करते हैं। तो ये सारी बातें जो हैं अल्टीमेट सॉवरन की किस में आती हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए आती हैं। सो दे आर अल्टीमेट सॉवरन, ये सबसे आज़ाद हैं और यही हमारा देश चला रहे हैं। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, अल्टीमेट सॉवरन आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। इलेक्ट्रिकल वायर्स जो होती हैं ये एक इंसुलेटिंग मटेरियल से कवर होती हैं, तो इसमें हम कौन सा मटेरियल हम यूज़ करते हैं? तो हम यूज़ करते हैं PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड जो होता है ये इंसुलेशन का काम करता है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर। पॉलीविनाइल क्लोराइड के अंदर जो मोनोमर होता है वो क्या होता है, विनाइल क्लोराइड, इसमें मोनोमर देखने को मिलता है। सल्फर की बात करें, अभी हमने डिस्कस कर लिया था, आपका वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़ की बात, ग्रेफाइट भी हमने डिस्कस कर लिया था। और लेड पेंसिल के अंदर जो होता है वो ग्रेफाइट होता है, बिल्कुल लेड बिल्कुल भी नहीं होती। लेड का सिंबल होता है Pb और इसकी और होती है गैलीना, क्लियर। टेट्राइथाइल लेड जो होता है एज ए एंटी नॉकिंग कंपाउंड हम डालते हैं कहाँ पे, डेट इज इन द गाड़ियों वगैरह में, मतलब खड़खड़ होने से बचने के लिए। और एंड लेड होता है एंड प्रोडक्ट ऑफ द ऑल द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। ये है जी आपका प्रॉपर तरीके से PVC पाइप्स। अगला देखिए जी, विच मुगल एम्परर टॉम इज सिचुएटेड इन द कंटेम्प्रेरी पाकिस्तान। पाकिस्तान में किस जो मुगल एम्परर का टॉम देखने को मिलता है, तो वो देखने का मिलता है जहांगीर का, क्योंकि जहांगीर जो है मेनली टाइम आपका लाहौर में ही व्यतीत करता था, तो वहीं पे इसका टॉम है। अकबर का जो टॉम है वो कहाँ पे है, सिकंदरा नियर आगरा, सिकंदरा नियर आगरा, याद रखिए, ठीक है। और औरंगज़ेब की बात करते हैं तो इनका जो है डेट इज़ इन द महाराष्ट्र, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के अंदर। हुमायूं की बात करते हैं तो हुमायूं का है दिल्ली के अंदर, और ये हुमायूं का दिल्ली के अंदर है। और दिल्ली में किसने बनवाया था, डेट इज़ बेगा बेगम ने बनाया था, हाजी बेगम ने इनका जो है मकबरा बनवाया था। और किसने बनाया था, सैयद मोहम्मद ने और मलिक मिर्ज़ा गियास ने बनाया था हुमायूं का, क्लियर। बाकी कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। हुमायूं की बात करें, हुमायूं नामा किसने लिखा हुआ है, डेट इज़ अ गुलबदन बेगम जो इनकी हाफ सिस्टर हैं। दीन पन्ना का शहर इन्होंने बनाया था, बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ कन्नौज, बिलग्रिम की लड़ाई इन्होंने लड़ी थी शेरशाह सूरी के साथ, दोनों लड़ाइयाँ शेरशाह सूरी जीता था। चौसा की लड़ाई हुई थी 39 में और कन्नौज की लड़ाई, बिलग्रिम की लड़ाई 40 में हुई थी।
जहांगीर जो है आपका लाहौर के अंदर रहता है, पेंटर किंग इसको कहते हैं, और इनकी वाइफ हैं मेहरुनिशा, जिनका इन्होंने टाइटल दिया था नूरजहां का। इन्होंने अपने आप को पाशा बेगम का भी टाइटल दिया। जहांगीर के टाइम पे जो है पुर्तगीज़ आए थे और जो है आपका टोबैको उगाया, जो नॉट पुर्तगीज़ आए थे, पुर्तगीज़ तो बहुत पहले आ गए थे, टोबैको उगाने के लिए जहांगीर के टाइम पे आए थे और टोबैको कंजम्पशन बैन किया था जहांगीर ने। और जो पहली फैक्ट्री सूरत के अंदर जो लगाने के लिए पर्सन भेजे गए थे वो अंग्रेज ने फैक्ट्री लगाई थी सूरत में। पहले पर्सन भेजे गए थे डैट इज़ विलियम हॉकिंस को परमिशन नहीं मिली थी और ये जहांगीर के दरबार में ही रह गया था और जहांगीर ने इनको टाइटल दिया था, इंग्लिश खान का टाइटल दिया था। विलियम हॉकिन हो गया। उसके बाद जो है थॉमस रॉय को परमिशन मिली थी जो आपकी सूरत में फैक्ट्री लगाने के लिए। अकबर की बात करते हैं तो आईने अकबरी का जो टाइटल पुस्तक है और अकबरनामा, ठीक है, ये दोनों पुस्तकें जो लिखी हैं अबुल फजल ने लिखी हैं। और अकबर के टाइम पे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1600 में। औरंगज़ेब की बात करते हैं तो बैटल ऑफ धर्मत, बैटल ऑफ समूगढ़ 1658 में लड़ी गई थी। दारा शेखों को हराया और आलमगीर का टाइटल इन्होंने लिया। जिंदा पीर इसको हम कहते हैं, किसको? आलमगीर, औरंगज़ेब को कहते हैं। आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। जहांगीर इज द करेक्ट वन। ये है जी टॉम उनका। विच क्वांटिटी रिमेन्स कॉन्स्टेंट इन द पैरेलल कनेक्शन ऑफ द रेजिस्टेंस। पैरेलल, जब अगर हम पैरेलल कनेक्शन लगा देते हैं इस तरीके से तो पैरेलल में क्या चीज़ जो है आपकी, कौन सी चीज़ जो है आपकी कांस्टेंट रहती है? तो ये रहती है पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टेज कांस्टेंट रहती है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस आपका कांस्टेंट रहता है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगर हम उसको सीरीज में लगा दें तो आपका करंट वहाँ पे सेम रहेगा। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेजिस्टेंस क्या होता है? V इज इक्वल टू IR, इसका फिनोमिना याद कर लीजिए, ये आपका ओम्स लॉ होता है। रेजिस्टेंस इज द कांस्टेंट यूनिट, क्लियर, जो प्रतिरोध होता है जो किसी करंट को आगे फ्लो नहीं होने देता। और आपको मैं याद कर बता दूं, मीटर होता है करंट को मापने वाला यंत्र, गैल्वेनोमीटर भी करंट को मापने वाला यंत्र। गैल्वेनोमीटर जो होता है 10⁻⁻⁶ एम्पियर करंट भी माप लेता है, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा करंट मापता है। गैल्वेनोमीटर को हम अमीटर में चेंज कर सकते हैं। इसके लिए हमें शंट छोटी सी वायर लगानी पड़ेगी, पैरेलल में हम लगाएंगे, तब आपका गैल्वेनोमीटर अमीटर में चेंज हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर को अगर हम वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो शंट आपकी सीरीज में लगेगी। ये भी आपको याद रखना है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट वन। बी ऑप्शन, क्लियर। सो यहाँ पे देखिए जी, पोटेंशियल डिफरेंस आपका जो है कांस्टेंट रहता है, जिसे हम वोल्टेज भी कहते हैं। सो V इज इक्वल टू E अपॉन क्यू होता है, एनर्जी अपॉन चार्ज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ये फॉर्मूला भी आपको याद कर लेना है, क्लियर। सो याद रखिए। सो गाइज, ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिलेंगे, लेक्चर्स प्लस PDF वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिलेगा, और इंस्टाग्राम वगैरह के ऊपर आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे अभी हमने MCQ डिस्कस किए, ऐसे ही हमारे 10,000 MCQ कोर्स के अंदर हमने चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज जो है MCQ डिस्कस किए हैं यहाँ पे डिटेल में। यहाँ पे चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज MCQ तो है ही हैं, प्लस यहाँ पे आपके डिफरेंट एग्जाम को फोकस करके स्टेट PCS UPSC के लिए, डिफेंस एग्जाम के लिए, CDS CPF के लिए और SSC रेलवे के लिए भी अलग से फोल्डर बनाया गया है, उसको भी आप पढ़ेंगे। इसमें विपन 15 कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। 14 मई के ये लास्ट डे है कूपन कोड यूज़ करने का। GS कोर्स जो है हमारा पूरा का पूरा जो है थियरी कोर्स है, इसमें ये कूपन कोड लगाएंगे डिस्काउंट मिलेगा। और आप इन कोर्सेज़ को 2 जगह से परचेज कर सकते हैं, या तो स्टडी IQ ऐप से कर सकते हैं या फिर वेबसाइट से कर सकते हैं studyIQ.com। कंप्यूटर के ऊपर भी चला सकते हैं। तो जैसे आप इसको ओपन करेंगे आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा होम पेज, दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्स, व्यू ऑल का बटन। इस व्यू ऑल के बटन को दबाना, जैसे आप दबाएंगे 10,000 MCQ कोर्स आपको दिखेगा 3रे नंबर के ऊपर, और जो GS कोर्स है आपको नजर आ जाएगा 4th नंबर के ऊपर। जो भी आपको कोर्सेज अच्छे लगें परचेज करें, और जो भी अगर आपको कोई डाउट होता है रिगार्डिंग कोर्स, रिगार्डिंग एनीथिंग, तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़िए, गुड लक, टेक केयर।